चलिए आप लोग ध्यान से देखिए, आपका पहला चैप्टर स्टार्ट कर दिया गया है, बिलियन सॉल्यूशन। ध्यान से देखिए, बिलियन क्या होता है। बिलियन हमारे दैनिक जीवन में भी इसको हम रिलेट कर सकते हैं। जैसे आप जानिए, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, बिलियन। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, बिलियन। अब यहाँ पर समांगी से क्या मतलब है, समांगी वो होते हैं जैसे दो पदार्थों को अगर हम मिक्स कर दें, दो पदार्थों को मिला दें, मिला लेने के पश्चात अलग अलग उनके अवयवों की पहचान न कर सके तो ऐसे मिश्रण को क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम बिलियन कहते हैं। अब उसमें मिश्रित अवयवों के आधार पर बिलियन कई प्रकार के होते हैं। जैसे द्विअंगी बिलियन, अर्थात हमने उसमें दो पदार्थों को मिलाया हुआ है। त्रिअंगी विलयन, हमने उसमें तीन पदार्थों को मिलाया हुआ है। लेकिन जो हमारा एनसीईआरटी के अनुसार 12th का सिलेबस है, हमको सिर्फ द्विअंगी पदार्थ वाला विलयन पढ़ना है, अर्थात ऐसा विलयन जो दो पदार्थों से मिलकर बना होता है। जो आपका विलयन है, विलयन दो अवयवों से मिलकर बनता है। विलयन में पहला अवयव आपका क्या है, विलेय। अब विलेय क्या होता है, विलेय वह पदार्थ होता है जिसे किसी अन्य पदार्थ में घोलते हैं और यह सामान्यतः कम मात्रा में उपस्थित होता है। दूसरा आपका क्या होता है, विलायक। विलयन के दो भाग हुए, पहला आपका क्या हो गया, विलेय। हमने बताया विलेय क्या है आपका, विलेय वह पदार्थ होता है जिसे किसी अन्य पदार्थ में घोला जाता है, सामान्यतः यह कम मात्रा में उपलब्ध होता है। दूसरा है आपका विलायक, इसका दूसरा अवयव क्या होता है, विलायक। अब विलायक क्या है, विलायक वह पदार्थ होते हैं जो अधिकांशतः अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं। विलायक वे पदार्थ हैं जिन्हें अन्य पदार्थ में, जिसके अंदर अन्य पदार्थ को घोलते हैं। आपका जो विलायक है, विलायक वह पदार्थ है जिसके अंदर आप किसी अन्य पदार्थ को घोलते हैं। अन्य पदार्थ में क्या मतलब है, मतलब विलायक वह होता है जिसके अंदर हम विलेय को घोलते हैं। और जाहिर सी बात है, विलायक अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप अपने यहाँ शरबत बनाते हैं तो आप क्या लेते हैं शरबत के लिए, पानी और चीनी। तो अब उसमें जाहिर सी बात है, पानी की मात्रा ज्यादा होती है और चीनी की मात्रा कम होती है। तो उसमें क्या होता है, चीनी किसका कार्य करती है, विलेय का, और पानी किसका कार्य करता है, विलायक का। पानी किसका कार्य करता है, विलायक का। तो अब देखिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। चलिए सबसे पहले हम डिफिनीशन लिखते हैं विलयन की, कि विलयन क्या होता है। तो चलिए लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, विलयन। अब हमने आपको जैसे बताया विलयन क्या है, दो या दो से। अब हम देखते हैं विलयन की डिफिनीशन। हमने विलयन की डिफिनीशन क्या लिखी है, अभी आपको बताया हमने, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन। यहाँ पर समांगी शब्द आपका जो आया है, इस पर आप विशेष ध्यान दीजिए। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन। मिश्रित अवयवों की संख्या के आधार पर विलयन को द्विअंगी, दो पदार्थ वाला, या त्रिअंगी, तीन पदार्थ वाला विलयन कहते हैं। यद्यपि द्विअंगी विलयन ही विस्तार पूर्वक पढ़े जाते हैं। जो आपका सिलेबस है, हमको अपने सिलेबस में सिर्फ द्विअंगी विलयन को पढ़ना है। अब यहाँ पर हमने समांगी मिश्रण की भी डिफिनीशन आपको लिख कर दे दी है। समांगी मिश्रण क्या होता है, जिसमें मिश्रित होने के पश्चात अलग अलग घटकों की पहचान संभव ना हो। जैसे आप जब चीनी को पानी में घोल लेते हैं तो क्या आप उसमें अलग अलग चीनी और पानी को अलग अलग कर पाएंगे, नहीं कर पाते। क्या आपको चीनी पानी अलग अलग दिखाई देगा एक साथ, नहीं दिखाई देता। क्यों, क्योंकि चीनी जो होती है उसमें पूरी तरह से घुल जाती है। तो ऐसा मिश्रण आपका क्या कहलाता है, समांगी मिश्रण। अब हमको जो हमारे सिलेबस में है, मुख्यतः हमको द्विअंगी विलयन पढ़ना है। तो जो आपका द्विअंगी विलयन है, यह निम्न दो अवयवों से मिश्रित होता है। पहला आपका क्या है, विलेय। विलेय वह पदार्थ होता है जिसे किसी अन्य पदार्थ में घोला जाता है, सामान्यतः यह कम मोल में उपस्थित होता है। दूसरा है आपका विलायक। विलायक वह पदार्थ होता है जिसमें विलेय को घोला जाता है, सामान्यतः यह अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको लिखा रहे हैं, ये न्यूमेरिकल में बहुत काम में आएगा। जैसे ध्यान दीजिए, अब आपने इतना पढ़ लिया, नोट। नोट में आप पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, किसी विलयन का नाम, किसी विलयन का नाम, उसमें विलेय, किसी विलयन का नाम, किसी विलयन का नाम, उसमें उपस्थित, किसी विलयन का नाम
उसमें उपस्थित विलेय के आधार पर दिया जाता है। अर्थात आपका विलयन, किसी विलयन का नाम उसमें उपस्थित विलेय के आधार पर दिया जाता है, विलेय के आधार पर दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ध्यान से देखिए, जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है NaCl विलयन, आपका कहीं पर लिखा हुआ है NaCl विलयन, इससे हम क्या समझेंगे, इससे हम ये समझेंगे कि अर्थात NaCl विलयन, NaCl विलयन का अर्थ है कि NaCl विलयन, NaCl विलयन, तो NaCl विलयन का अर्थ है कि विलेय NaCl है, कि विलेय NaCl है। फॉर सेकंड एग्जाम्पल आप ध्यान से देखिए, लिखा गया है अगर कहीं शर्करा विलयन, शर्करा विलयन से आप क्या समझेंगे, शर्करा विलयन से हमारी समझ में ये आ रहा है कि शर्करा विलयन का अर्थ है कि विलेय आपका क्या है, शर्करा। शर्करा विलयन का अर्थ है कि, शर्करा विलयन का अर्थ है कि विलेय आपका क्या है, शर्करा, विलेय शर्करा है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेकंड पॉइंट, जब आप न्यूमेरिकल लगा रहे होंगे तो न्यूमेरिकल में इन सब की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। वो सवाल लगाते हुए कभी आपको नहीं कहेगा कि ये विलेय है, ये विलायक है। और जैसे आप जब सवाल हल करेंगे तो सवाल में मान लीजिए आ गया है NaCl विलयन, तो आपको पता लगा लेना है कि अगर NaCl विलयन लिखा है इसका मतलब विलेय क्या है, NaCl। अर्थात किसी भी विलयन का नाम उसमें उपस्थित विलेय के आधार पर देते हैं। जैसे शर्करा विलयन लिखा हुआ है तो शर्करा विलयन से हम क्या समझ रहे हैं कि जो आपका विलेय है वो आपका क्या है, शर्करा, विलेय आपका क्या है, शर्करा। आगे ध्यान दीजिएगा, अगर सवाल में मान लीजिए विलायक का जिक्र नहीं किया गया है, यदि विलायक नहीं दिया गया तो आपको विलायक किसको मान लेना, जो सार्वत्रिक है, जैसे जल। तो अगर हमको सवाल में कहीं पर भी विलायक का जिक्र नहीं किया गया है तो हम किसको विलायक मानेंगे, जल को। तो दूसरा पॉइंट नोट कीजिए, यदि विलायक नहीं दिया गया है, यदि विलायक नहीं दिया गया है तो जल को विलायक मानते हैं। यदि विलायक नहीं दिया गया है तो जल को विलायक माना जाता है, तो जल को विलायक माना जाता है। ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जल को विलायक माना जाता है। आप इन दोनों पॉइंटों का विशेष ध्यान रखेंगे, सवाल में हम इसका यूज करेंगे। तो ये रहा आपका इतना टॉपिक, इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा। अब अगली हेडिंग हम पढ़ने वाले हैं विलेयता। अब ध्यान से सुनिए, विलेयता क्या होती है, विलेयता क्या होती है, जरा ध्यान से सुनिएगा। हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं विलेयता। विलेयता का मतलब है जैसे किसी विलायक में हम कितना अधिक विलेय घोले हुए हैं या कितना विलेय घुला हुआ है, तो किसी विलायक में घुलने वाली विलेय की मात्रा को हम क्या कहते हैं, विलेयता। अब हम जरा इसकी स्टैंडर्ड डिफिनीशन देखें तो डिफिनीशन ये बनाई गई है कि किसी 100 ग्राम, यदि हमारे पास कोई विलायक है, 100 ग्राम विलायक में निश्चित ताप एवं दाब पर विलेय की घुलने वाली अधिकतम मात्रा क्या कहलाती है, विलेयता। तो चलिए विलेय की डिफिनीशन लिखते हैं। विलेयता की डिफिनीशन क्या हो गई, 100 ग्राम विलायक में, 100 ग्राम विलायक में घुलने वाली, 100 ग्राम विलायक में घुलने वाली विलेय, 100 ग्राम विलायक में, 100 ग्राम विलायक में निश्चित ताप एवं दाब पर, इस बात का जरा ध्यान रखेंगे, 100 ग्राम विलायक में निश्चित ताप एवं दाब पर, निश्चित ताप एवं दाब पर। निश्चित ताप एवं दाब का मतलब है जो हमारा नॉर्मली टेम्परेचर है, जैसे कमरे का ताप है और जितना हमारा वायुमंडलीय दाब है उसकी बात कर रहे हैं। 100 ग्राम विलायक में निश्चित ताप एवं दाब पर घुलने वाली विलेय की अधिकतम मात्रा, घुलने वाली विलेय की अधिकतम मात्रा, घुलने वाली विलेय की अधिकतम मात्रा विलेयता कहलाती है। घुलने वाली विलेय की अधिकतम मात्रा विलेयता कहलाती है, विलेयता कहलाती है। विलेयता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, विलेयता को हम यश से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल यश से। इसे स्मॉल यश से प्रदर्शित किया जाता है,
इसे स्मॉल यस से प्रदर्शित किया जाता है। अब आप लोग आगे ध्यान दीजिएगा, मात्रक क्या हो जाएगा इसका, विलेयता का मात्रक आपका क्या हो जाएगा, ग्राम पर लीटर, या छोड़िए इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, यस से। ठीक, अब अगले टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं संतृप्त विलयन। अगली टॉपिक हम पढ़ रहे हैं संतृप्त विलयन। अब आपका जो विलयन है, विलयन में भी हम सबसे पहले कौन सा पढ़ने वाले हैं, संतृप्त विलयन। चलिए ध्यान दीजिएगा, संतृप्त विलयन क्या होता है। हम 3 प्रकार के विलयन पढ़ने वाले हैं। एक पहले हम पढ़ेंगे संतृप्त विलयन, फिर असंतृप्त विलयन, और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे अतिसंतृप्त विलयन। तो जरा ध्यान दीजिएगा, संतृप्त विलयन आपका क्या होता है। संतृप्त विलयन ऐसा विलयन जिसमें निश्चित ताप पर विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हो, अर्थात घुली हुई मात्रा किसके बराबर हो, विलेयता के बराबर। ऐसा विलयन क्या कहलाता है आपका, संतृप्त विलयन। तो इसमें लिखते हैं डिफिनीशन, जरा ध्यान से लिखिएगा। संतृप्त विलयन वह विलयन होता है, संतृप्त विलयन वह विलयन होता है जिसमें निश्चित ताप पर, जिसमें निश्चित ताप पर विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हो, विलेय की अधिकतम मात्रा, विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हो, विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हो, अर्थात घुली हुई मात्रा इक्वल टू विलेयता, घुली हुई मात्रा इक्वल टू विलेयता। जो घुली हुई मात्रा हो किसके बराबर होगी, विलेयता। तो इस प्रकार के विलयन को क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन। अब अगली हेडिंग है आपकी असंतृप्त विलयन। अब असंतृप्त विलयन आपका क्या है, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की अतिरिक्त मात्रा को घोला जाना संभव हो। ऐसे प्रकार के विलयनों को हम क्या कहते हैं, असंतृप्त विलयन। जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब असंतृप्त विलयन की डिफिनीशन देखिए। असंतृप्त विलयन क्या होता है, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की अतिरिक्त मात्रा को घोला जाना संभव हो। और संतृप्त विलयन में क्या हुआ था, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हो किसी निश्चित ताप पर। अब हम पढ़ रहे हैं असंतृप्त विलयन। तो असंतृप्त विलयन की डिफिनीशन लिखते हैं। असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन ऐसा विलयन होता है, असंतृप्त विलयन ऐसा विलयन होता है, असंतृप्त विलयन ऐसा विलयन होता है जिसमें विलेय की अतिरिक्त मात्रा को, जिसमें विलेय की अतिरिक्त मात्रा को घोला जाना संभव हो, अतिरिक्त मात्रा को घोला जाना संभव हो, घोला जाना संभव हो, अर्थात घुली हुई मात्रा लेस देन विलेयता, घुली हुई मात्रा लेस देन विलेयता, घुली हुई मात्रा लेस देन विलेयता। अगर घुली हुई मात्रा लेस देन विलेयता अर्थात ऐसे विलयनों को हम क्या कहते हैं, असंतृप्त विलयन। अब अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे इस प्रकार के अंतर्गत अतिसंतृप्त विलयन। अगला हम पढ़ने वाले हैं अतिसंतृप्त विलयन। तो ध्यान दीजिएगा, अतिसंतृप्त विलयन। तो अगली हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, अतिसंतृप्त विलयन, अतिसंतृप्त विलयन, अतिसंतृप्त विलयन। अब ध्यान दीजिएगा, अतिसंतृप्त विलयन क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं ताप बढ़ाने पर, आप जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विलेयता का मान क्या होता है, बढ़ता है। तो ध्यान लीजिए, ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है, ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है, अर्थात जब प्रत्येक ताप के लिए,
जब प्रत्येक ताप के लिए विलायक में विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हो ऐसे विलयन को अतिसंतृप्त विलयन कहते हैं। अधिकतम मात्रा घुली हो ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? अतिसंतृप्त विलयन। या आप ये भी कह सकते हैं कि एक निश्चित ताप के बाद जो विलेयता होती है वह आपकी क्या होती है? वह ताप से स्वतंत्र हो जाती है। स्टार पॉइंट में इस बात को लिख लेते हैं। एक निश्चित ताप के बाद विलेयता ताप से स्वतंत्र हो जाती है। एक निश्चित ताप के बाद विलेयता ताप से स्वतंत्र हो जाती है, अर्थात ताप से स्वतंत्र हो जाती है। अर्थात आप चाहे जितना ताप बढ़ाते जाइए, अब ताप बढ़ाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, विलेयता का मान अब बढ़ नहीं सकता। तो इस प्रकार के विलयन को हम क्या कहते हैं? अतिसंतृप्त विलयन। ठीक है, तो यहां तक आपका ये टॉपिक होता है क्लोज। चलिए, विलयनों के लिए परिभाषित, अब हम अगली हेडिंग पढ़ने वाले हैं। चलिए, अभी आपने क्या पढ़ा? पूरा विलयन का आपको इंट्रोडक्शन हमने दे दिया कि विलयन किसे कहते हैं, विलयन किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। अब हम आगे, आप अगली हेडिंग डालिए, विलयनों के लिए परिभाषित विभिन्न प्रकार की सांद्रताएं। 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 इसके अंतर्गत हम जो सबसे पहली हेडिंग पढ़ने वाले हैं वो है आपका मोल प्रभाज, मोल अंश, मोल भिन्न, तीनों इसी के नाम है। आपको जो भी दिया गया है आप इसको आराम से समझ सकते हैं, तीनों का मतलब एक ही होता है। चलिए ध्यान से समझते हैं आपका मोल प्रभाज क्या होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो आपका विलयन होता है वह दो प्रकार के पदार्थ मिलकर बना होता है, विलेय और विलायक से। तो मोल प्रभाज की डिफिनीशन बहुत ही आसान है। एक पदार्थ के मोल और कुल मोल के जो अनुपात होता है उसी को हम क्या कहते हैं? मोल प्रभाज। मोल प्रभाज को किससे प्रदर्शित करते हैं? यक्स से प्रदर्शित करते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, हमने क्या डिफिनीशन बोली, लिख लीजिए ध्यान से। एक ही पदार्थ के मोल और विलयन के कुल मोल के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। इसे यक्स से प्रदर्शित करते हैं। इसे यक्स से प्रदर्शित करते हैं। जैसे आप ध्यान दीजिएगा, माना विलेय ए है, माना विलेय इक्वल टू ए, विलायक इक्वल टू बी, विलायक इक्वल टू बी। मान लीजिए हमारे पास कोई विलयन है जिसमें हमने विलेय को किससे प्रदर्शित किया है? ए से।
विलायक को किससे प्रदर्शित किया है? बी से। तो हम आपको मोल प्रभाज बता चुके हैं। मोल प्रभाज किसे कहते हैं? एक ही पदार्थ के मोल और विलयन के कुल मोल के अनुपात को हम क्या कहते हैं? मोल प्रभाज। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? यक्ष से प्रदर्शित करते हैं। और आप जानते हैं यह मात्रकहीन होता है, क्योंकि दो समान राशियों का अनुपात हमेशा मात्रकहीन होता है। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। मोल प्रभाज कैसा होता है? मात्रकहीन। मान लीजिए हमारे पास कोई विलयन है, हम मान रहे हैं उसमें आपका विलय क्या है? ए, और विलायक आपका क्या है? बी। तो चलिए विलय का मोल प्रभाज क्या होगा आप बताइए? विलय का मोल प्रभाज, विलय का मोल प्रभाज, विलय का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा? विलय का मोल प्रभाज इक्वल टू विलय के मोल बटे विलय के मोल बटे विलयन का मोल, विलय के मोल बटे विलयन का मोल। अब हम इस चीज को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, विलय के मोल बटे विलय के मोल बटे विलयन आपका किन किन चीजों से मिलकर बना होता है? दो चीजों से, विलय और विलायक। तो हम नीचे ये भी लिख सकते हैं, विलय के मोल प्लस विलायक के मोल, विलय के मोल प्लस विलायक के मोल। तो ये कंबाइंड फॉर्म में भी आपको दिया हो सकता है, इस चीज का आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा? विलय का मोल प्रभाज क्या हुआ? विलय के मोल बटे विलयन का मोल इक्वल टू विलय के मोल बटे विलय के मोल प्लस विलायक के मोल। और देखिए इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? यक्स ए से। तो क्या हो गया? यक्स ए बराबर यन ए बटे यन ए प्लस यन बी। तो विलय का मोल प्रभाज आपका एक पहली डिफिनेशन आ गई। अब इस फार्मूले को आप नोट कर लीजिएगा, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। अभी आपको याद रहना चाहिए, जब हम सवाल लगाएंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी। विलय का मोल प्रभाज क्या आया? विलय के मोल बटे विलयन के मोल। विलयन आपका किन किन चीजों से मिलकर बना होता है? दो चीजों से, एक आपका विलय और दूसरा विलायक। तो हम लिख सकते हैं विलय के मोल बटे विलय के मोल प्लस विलायक के मोल, अर्थात यक्स से बराबर यन ए बटे यन ए प्लस यन बी। अब ध्यान दीजिएगा, विलायक का मोल प्रभाज, अब अगला है आपका, अब हम इसी प्रकार से निकाल सकते हैं विलायक का मोल प्रभाज। अब ध्यान से बताइए विलायक का मोल प्रभाज क्या होगा? विलायक बहुत आसान है, विलायक का मोल प्रभाज आपका हो जाएगा विलायक के मोल बटे विलयन का मोल, विलायक के मोल बटे विलयन का मोल। अब विलयन किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है आपका? विलयन दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक आपका विलायक और दूसरा विलय। तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, विलायक के मोल बटे विलायक के मोल बटे विलय के मोल प्लस विलायक के मोल। तो ये हो जाएगा विलय के मोल प्लस विलायक के मोल, विलय के मोल प्लस विलायक के मोल। और हम इसको इस प्रकार से, इसको विलायक के मोल को किससे प्रदर्शित करते हैं? यक्स बी। अब यहाँ पर आपका जो विलायक का मोल प्रभाज है उसको यक्स बी से प्रदर्शित करते हैं, विलायक के मोल को यन बी से, और ये हो गया आपका यन ए प्लस यन बी। ये जो मोल होता है इसको स्मॉल यन से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसी के साथ आपका आ गया विलायक का मोल प्रभाज। अब हम एक चीज और देखते हैं, अब स्टार पॉइंट में आपको कुछ चीजें लिखा देते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जो मोल प्रभाज होता है, मोल प्रभाज का मान कभी भी 0 से कम नहीं हो सकता और इनका मान कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। कारण क्या है? आप जानते हैं हमने क्या लिखा है मोल प्रभाज? एक पदार्थ के मोल बटे कुल मोल, अर्थात विलयन के कुल मोल के अनुपात को हम क्या कहते हैं? मोल प्रभाज। तो आप जरा ध्यान देखिए, अगर कभी भी जैसे ये 5 बटे 15, अगर जब कभी भी हर का मान अंश से ज्यादा होगा तो क्या इसकी वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा हो सकती है? नहीं होगी। और आप विलयन दो चीजों से मिला हुआ है, मान लीजिए आपके पास सिर्फ विलायक है तो उस कंडीशन में मोल प्रभाज कितना हो सकता है? 1। और लेकिन मोल प्रभाज कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता और 0 नहीं हो सकता। कारण है आपका मोल प्रभाज 0 हो जाएगा जब आपने कुछ नहीं लिया हुआ है, उस केस में आपका मोल प्रभाज क्या हो सकता है? 0। लेकिन यह ना तो 0 से कम हो सकता है और ना 1 से
ज्यादा, इस बात का ध्यान रखिए। तो स्टार पॉइंट में जरा आप ध्यान से समझिएगा, हमने क्या कहा कि जो मोल प्रभाज है जैसे यक्स ए और यक्स बी, इनका मान कभी भी न तो 1 से ज्यादा हो सकता है और न तो 0 से कम, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत है आप ध्यान से पुनः समझ लीजिए। हमने क्या कहा, मोल प्रभाज का मान कभी भी 1 से ज्यादा। सोच लीजिए आपके पास 2 पदार्थ हैं, मोल प्रभाज की डिफिनीशन क्या है, एक पदार्थ के मोल बटे कुल मोल। कुल मोल मतलब विलयन। अब विलयन दो चीजों से, आपका विलय और विलय, तो हर कंडीशन में हमें क्या होगा, अंश से ज्यादा। तो इसकी वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकती है, हो सकता है आप विलय ना ले, हो सकता है विलायक ना ले, आप एक पदार्थ लेंगे उस केस में इसका मान कितना हो जाएगा 1, या हो सकता है कुछ ना ले उस केस में कितना हो जाएगा 0। लेकिन इसकी वैल्यू कभी भी ना तो 1 से ज्यादा हो सकती है और ना तो 0 से कम। तो इस बात को विशेष ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। और एक पॉइंट हमने अभी क्या पढ़ा, विलेय का मोल प्रभाज और विलायक का। तो चलिए देखिए, आपने विलेय का मोल प्रभाज क्या लिखा है, यक्स ए बराबर एन ए बटे एन ए प्लस एन बी। अब मान लेते हैं इसको समीकरण 1। दूसरा आपका है यक्स बी इक्वल टू अर्थात एन बी बटे एन ए प्लस एन बी। ये हो गया आपका समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, चलिए ध्यान दीजिएगा, हम समीकरण 1 व 2 जोड़ना तो आता है सब लोगों को। ध्यान से देखिएगा, यक्स ए प्लस यक्स बी, तो आपका यक्स ए कितना है, एन ए बटे एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी बटे एन ए प्लस एन बी। अब आप देख रहे हैं आपका जो हर है दोनों में समान है, तो अंश ऑटोमेटिक आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। अर्थात ये हो जाएगा एन ए प्लस एन बी, नीचे भी हो जाएगा एन ए प्लस एन बी। अब ये कैंसिल हो गया आपका एन ए प्लस एन बी, तो हमको एक रिलेशन मिल गया, यक्स ए प्लस यक्स बी बराबर 1। अर्थात मोल प्रभाज जितने भी होते हैं उनका योग किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। अब आप इसमें स्टार करके एक पॉइंट और नोट कर सकते हैं, जरा ध्यान से। आप मान लीजिए अभी तो आपने सिर्फ 2 पदार्थ का पढ़ा, अगर मान लीजिए किसी विलयन में n पदार्थ हो तो उन सभी का जो, यदि मान लीजिए यदि किसी विलयन में n पदार्थ उपस्थित हो, यदि किसी विलयन में n पदार्थ उपस्थित हो तो, यदि किसी विलयन में n पदार्थ उपस्थित हो तो यक्स ए प्लस यक्स बी प्लस यक्स सी प्लस डैश 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 प्लस यक्स एन, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1। आप ये इस बात का फायदा उठा सकते हैं। जैसे जब भी हम सवाल हल करेंगे, अगर आपने यक्स ए हल कर लिया है तो आप यक्स बी हल करना चाहते हैं तो 1 में से यक्स ए को घटा दीजिए, आपको यक्स बी मिल जाएगा। तो आप ध्यान में रखिएगा, मोल प्रभाजों का योग, मोल अंशों का योग हमेशा कितना होता है, 1। यक्स ए प्लस यक्स बी बराबर 1, हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, प्रूफ। और एक चीज को ध्यान में रखिए, हम आपको बेसिक्स बता देते हैं। अब इसमें हमको जरूरत पड़ने वाली है मोल के फार्मूले की। हम मानते हैं कुछ लोगों को पता होगा, लेकिन जिसको नहीं पता है वह मोल के यहाँ पर 2 फार्मूले लिख लेंगे। जैसे ध्यान दीजिएगा, मोल का पहला फार्मूला जो यूज में आएगा, मोल बराबर क्या होता है आपका भार। भार किसमें होना चाहिए, ग्राम में, भार बटे अणुभार। मोल बराबर आपका क्या होता है, भार बटे अणुभार। जब सवाल में आपको किसी कंपाउंड का वेट दिया गया है, अणुभार, तो जब हमको सूत्र पता होगा तो हम बड़ी आसानी से अणुभार कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मोल बराबर आपका क्या होता है, भार ग्राम में बटे अणुभार। दूसरा फार्मूला आपका क्या है, मोल का। मोल के 2 फार्मूले हैं, अब हमको जैसी जरूरत रहेगी उसी हिसाब से हम यूज करेंगे। मोल का एक फार्मूला होता है कणों की संख्या बटे एन। मोल बराबर क्या होता है आपका, कणों की संख्या बटे एन, कणों की संख्या बटे एन। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि एन क्या है, तो एन आपका अवोगाद्रो संख्या, इसका मान होता है 6.023 गुणे 10⁻23। तो अब आपको ये 2 चीजें, इसी के साथ आपका ये मोल प्रभाज वाला टॉपिक खत्म हुआ। अब हम आइए इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल देखते हैं। आपको न्यूमेरिकल सीखना है, आप एक बार सीख लीजिए न्यूमेरिकल, किसी भी किताब का कोई भी न्यूमेरिकल हो आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे।